का इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। पहली ही कोशिश में मंगलयान को मंगल की कक्षा में स्थापित करके भारत के वैज्ञानिकों ने एक शानदार उपलब्धि हासिल की है। मंगल पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराने वाला भारत दुनिया का चौथा और एशिया का पहला देश बन गया है। इस ऐतिहासिक मौके पर वैज्ञानिकों की हौसला अफजाई के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेंगलुरु के कमांडिंग सेंटर में मौजूद रहे और इस खास कार्यक्रम में हम चर्चा इस बात पर करने की कोशिश करेंगे कि इसरो, जिसके लिए ये खास दिन रहा आज का इसरो के वैज्ञानिकों के लिए, कि किस तरह से जो दूसरी सरकारी संस्थाएं हैं उनसे इसरो किस तरह से अलग है और जो साइंस का सफ़र रहा आज़ादी के बाद से लेकर अब तक वो भारत में कैसा रहा है, इसमें जो राजनीतिक नेता हैं उनका रोल कैसा रहा और अब आगे भविष्य में क्या कुछ हम उम्मीद कर रहे हैं। मेरे साथ कई खास मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं। स्टूडियो में डी रघुनंदन हैं जो कि सेक्रेटरी हैं दिल्ली साइंस फोरम के। इसके अलावा अमिताभ पांडे हैं, जाने माने वैज्ञानिक हैं। वीपी सांडला साहब हैं जो कि फॉर्मर मिशन डायरेक्टर हैं सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के इसरो के। और साथ ही मेरे साथ चौथे खास मेहमान भी यहाँ पर मौजूद हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से, खरे साहब, प्रोफेसर खरे। चारों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अमिताभ पांडे, अगर आपके साथ मैं शुरुआत कर सकूँ। आज इसरो के लिए बेहद खास दिन है, लेकिन ऐसा भी दौर रहा खासकर 90 के दशक से पहले, जबकि शायद उस अचीवमेंट के तौर पर नहीं देखा जाता था इसरो में काम करना भी या इसरो के साथ संलग्न रहना भी। फिलहाल आपको लगता है कि यहाँ से ये सफ़र कहाँ जाता है, इससे पहले कि हम वापस पन्ने पलटें? हाँ, जब हम बच्चों से बात करते हैं, मैं बच्चों के साथ काफ़ी काम करता हूँ, तो हर एक बच्चे का सपना होता है कि वो एस्ट्रोनॉट बने, साइंटिस्ट बने। और ये मंगलयान की जो सफलता है, ये इस सपने को और ज़्यादा लोगों की आंखों, बच्चों की आंखों में आज देखा जा सकता है। बच्चों से आज जो बात हो रही थी 90s से लेके अभी तक का जो सफ़र है, इसमें हम बहुत एक जो महत्वपूर्ण जो बदलाव देख सकते हैं कि हमने जो पहले एक सिर्फ हमारा फोकस जो था सैटेलाइट लॉन्च करने पे एक फोकस था, हमने अपना PSLV डेवलप किया। JSLV में सफलता मिलने की पूरी उम्मीद है कि जो नेक्स्ट JSLV जो आने वाला है, खास जो बदलाव का जो नतीजा देखने को आ रहा है कि हम निकल के अब साइंस की ओर जा रहे हैं। पहले वो टेक्नोलॉजी तक फोकस मिशन था कि जो टेक्नोलॉजी दूसरे देश अचीव कर चुके थे, उसी टेक्नोलॉजी को हम फिर से अपने इंडिजिनियस तरीके से बनाने की कोशिश कर रहे थे। चंद्रयान की सफलता, उसके बाद मंगलयान की सफलता एक नई दिशा की ओर एक इशारा कर रही है। वो दिशा है कि हम अंतरिक्ष विज्ञान की दिशा में और आगे बढ़ें। जी हाँ, सांडला साहब, ये देखिए कि इसरो को अगर हम देखें और इसरो का काम करने का तरीका, आपने नज़दीकी से उनके साथ वक्त गुजारा है, काम करने के तरीके में क्या फ़र्क है जो दूसरी सरकारी संस्थाएं हैं वो इसको नहीं कर पाती हैं? हम जानते हैं कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं हमारी जो कि पब्लिक सेक्टर की थी, जिसको हमने प्राइवेटाइज़ किया क्योंकि ये माना जाता है कि सरकारी काम में एफिशिएंसी नहीं होती। लेकिन जिस एफिशिएंसी के साथ, जिस बारीकी के साथ, जिस कामयाबी के साथ इसरो ने इस प्रोजेक्ट को अंजाम दिया है, उससे हमें क्या ये देखने को मिलता है कि इसरो का काम करने का तरीका दूसरी जो सरकारी संस्थाएं हैं उनसे कितना अलग है? दो तीन चीज़ें हैं। शुरू से ही देखा जाए 60s में जब तुम्बा इक्वेटोरियल लॉन्चिंग स्टेशन त्रिवेंद्रम में स्थापित किया गया 1963 में, तो पहले 15-20 साल ये वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स, वेरी यंग पीपल ज्वाइन। इनफैक्ट 70 के आसपास कोई 1000 साइंटिस्ट ज्वाइन टुगेदर। दे आर ऑल वेरी यंग पीपल, दे आर ऑल वेरी इंथुजियास्टिक, दे हैव सिमिलर बैकग्राउंड, similar social needs, so they worked as a team. There was no competition, they are all friends to each other. Now this is one thing which ISRO has promoted, that putting people together into a team effort. Second thing is they have been trained to make things work on the paper first, design it properly, plan it properly into minutest details, and then only cut metal. They will not take hit and trials. So in which case what happens, the first unit flies. You see, that is an extremely important aspect of space technology, that the first satellite itself has to fly. You cannot make a prototype, you can't make a model first, test it, demonstrate it. So this is the second thing. Third thing is there is a glamour attached to space. I don't think we should forget that. Compared to the other government organization, and people when they work there, they are motivated by this glamour also, that when people, their friends and their family people know that they are working in space,
there is a enthusiasm attached to that, which also motivates them significantly. जी हाँ, आप ये कह रहे हैं कि जिस तरह का एक फैसिनेशन है स्पेस को लेकर के, अंतरिक्ष में जाएंगे और हमारा बेटा या हमारी बेटी वहाँ चली गई है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे रिस्क फैक्टर भी मौजूद हैं। भारत से ही हम जानते हैं, भारत ओरिजिन की 1-2 महिलाएं गई हैं और उसके बाद इसमें रिस्क भी इन्वॉल्व है। आपको लगता है कि फैसिनेशन के साथ रिस्क फैक्टर भी लगातार बना हुआ है, लेकिन जो मेन स्ट्रीम करियर के तौर पर अगर देखा जाए, क्या इस मिशन के बाद से आपको लगता है कि ज़्यादा उत्साह बढ़ेगा? जरूर बढ़ेगा, क्योंकि इसरो इस वक्त 20,000 के लोग साइंटिस्ट लोग हैं वहाँ पर, और साइंटिस्ट उनके सपोर्टिंग स्टाफ कहना चाहिए। तो जो साइंटिस्ट लोग हैं ऊपर के 2-3 हज़ार, वो तो इंटीमेटली इन्वॉल्व हैं। जो बाकी स्टाफ है, ऐसी मिशन से उनको लगता है कि हम भी कहीं हैं, हमारे लोग कहीं काम कर रहे हैं, ये जो उसकी कोई इम्पोर्टेंस है, और हाईएस्ट लेवल कंट्री में उसको अच्छा माना जा रहा है, तो उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। और ऐसे ही इवेंट से बाकी जो टेक्नोलॉजिकल इवेंट जैसे इन्होंने भी कहा, वो तो इम्पोर्टेंट है ही, बट पब्लिक इन्वॉल्वमेंट उनमें बहुत कम है। ये पब्लिक इन्वॉल्वमेंट का जो एक नशा है, वो ऐसी मिशन से बहुत अच्छा मिलता है। यानी कि हर आदमी की ज़बान पे इसरो का नाम आ रहा है। लेकिन रघुनंदन जी, जिस तरह से जिक्र हो रहा है कि साइंस को आगे बढ़ाने के लिए फंड तो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, लेकिन क्या एक काम करने का डेमोक्रेटिक तरीका एक इंस्टीट्यूशन का, इसके अलावा क्या वो आज़ादी हासिल है कि जिस तरह की रिसर्च करना चाहें वो कर पाएँ? आपको लगता है क्या इसरो इस वक्त हमारे सामने एक मॉडल के तौर पर खड़ा हुआ है कि सरकार का मतलब एफिशिएंसी भी होता है, सरकारी संस्था का मतलब इस हद तक पहुँचना भी होता है? क्या हम इस मामले में इसरो को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं दूसरी संस्थाओं से? इसरो के साथ अगर हम एटॉमिक एनर्जी के कमीशन को भी जोड़ें, तो एटॉमिक एनर्जी और स्पेस, ये 2 विभाग ऐसे हैं, 2 वैज्ञानिक संस्थाएं ऐसी हैं जो शुरू से ही, पंडित जवाहरलाल नेहरू जब से प्रधानमंत्री थे, होमी भाभा एक तरफ न्यूक्लियर में, विक्रम साराभाई इस तरफ स्पेस में, दोनों को पूरी ऑटोनॉमी दी कि आप इन संस्थाओं को खड़ा करो, ज़रूरत के मुताबिक उनको डेवलप करो, अपने ही स्टाफ को खुद ही ट्रेन करके आप इन संस्थाओं को बढ़ाओ। इस प्रकार की ऑटोनॉमी, इस प्रकार की स्वायत्व काम करने का इंडिपेंडेंस मेरे ख्याल किसी और वैज्ञानिक संस्था को नहीं दी गई है भारत में। तो अगर हम इसरो और एटॉमिक एनर्जी की तुलना अन्य वैज्ञानिक संस्थाओं के साथ या यूनिवर्सिटी के साथ करें, तो वहाँ का जो माहौल है बहुत ही अलग है। जिस प्रकार का कल्चर जो अभी जिक्र किया इन्होंने, जो इसरो में है या एटॉमिक एनर्जी में है, वो ये बाकी शोध संस्थाओं में नहीं है। और मेरा ये मानना है कि जब तक इस कल्चर को हम दूसरे संस्थाओं में कम से कम कुछ हद तक ना डालें, ये जरूर है कि एटॉमिक एनर्जी और स्पेस में वो डायरेक्टली रिपोर्ट करते हैं प्रधानमंत्री को, तो एक अलग ही स्टेचर है उनका, पर ये जो इंडिपेंडेंस है, ऑटोनॉमी है, वो हम दूसरे वैज्ञानिक संस्थाओं में अगर हम कल्टीवेट करें, तब मेरे ख्याल से वहां पे भी हम इस प्रकार के रिजल्ट आप जो बात कर रहे हैं 50-60 साल पहले की बात करें, पंडित नेहरू के कंट्रीब्यूशन को हम जरूर याद करेंगे और ये भी देखने की कोशिश करेंगे कैसे उन्होंने खुद ये बताया कि अपने जो पब्लिक उनका बिहेवियर था उससे भी ये पता चलता था कि कैसे वो साइंटिफिक टेम्पर चाहते थे कि देश में डेवलप हो। लेकिन इसके अलावा क्या कुछ साइंटिस्टों के भी आप नाम लेना चाहेंगे जिन्होंने इस ऑटोनॉमी को बरकरार रखा, जिन्होंने बहुत सरकारीकरण करने की कोशिश नहीं की? और मैं ये शब्द बार बार इस्तेमाल कर रही हूँ तो बहुत डेरोगेटरी बनने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, बल्कि एक परसेप्शन बिल्ड हो गया है इस शब्द को लेकर, और इसरो ने जो इसको बहुत बेहतरीन तरीके से तोड़ने की कोशिश की है, तो हम उसको सेलिब्रेट करने के लिए शायद ही बात कर रहे हैं। मैं इसी तरफ इशारा कर रहा था। मेरे ख्याल से ये नहीं है कि इसरो ने या एटॉमिक एनर्जी ने इस कल्चर को तोड़ा है, पर इसरो और एटॉमिक एनर्जी दोनों को ये ऑटोनॉमी दी गई थी कि आप अपना कल्चर खुद सेट करें और डेवलप करें। मेरे ख्याल बाकी जो वैज्ञानिक संस्थाएं हैं, शोध संस्थाएं हैं, वहाँ पे ये इंडिपेंडेंस उनको दी ही नहीं गई। देयर इज टू मच इंटरफियरेंस, देयर इज इनसफिशिएंट लेकिन उन्होंने असर्ट करने की कोशिश भी नहीं की। असर्ट करने की भी अगर कभी कोशिश की हो तो फिर झटका पाते हैं तो पीछे हट जाते हैं। तो आई थिंक दिस कल्चर ऑफ इंडिपेंडेंस इन साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन
नीड्स टू बी पॉलिटिकली सपोर्टेड। अगर वो ऊपर से सपोर्ट नहीं मिलेगा तो अपने आप वो नहीं आएगा। क्योंकि आज इस कार्यक्रम में हम बहुत महत्वपूर्ण समझते हैं इस बात पे चर्चा करना, क्योंकि इस पूरे मिशन के पीछे जो हीरोज हैं, शायद जिनके चेहरे हम बहुत बार ना देखें, शायद उस लीडर का ही चेहरा बार बार देख पाएं, लेकिन उसके पीछे जो बहुत सारे लोगों ने काम किया है वो हम ना देखें, और जो कल्चर है खासकर जो इसके लिए जिम्मेदार है, जो प्रोफेशनल कल्चर, जिस इंडिपेंडेंस का, आज़ादी का, ऑटोनॉमी का हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, शायद वो इसके पीछे जिम्मेदार है। प्रोफेसर अविनाश खरे जो कि डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स और एस्ट्रोफिजिक्स से आते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से। प्रोफेसर खरे, ये बताइए कि एक साइंटिस्ट को आखिर क्या चाहिए एक खुल के काम करने के लिए, जहां उसे पूरे तरीके से वो अपने पोटेंशियल को इस्तेमाल कर सके, क्या चाहिए? इसरो शायद इसके पीछे एक हिम्मत बन के खड़ा हुआ है। आपको लगता है कि एक इंडिविजुअल को, एक साइंटिस्ट को, एक संस्था को, दोनों को अलग अलग क्या चाहिए? आपकी इस बात का जवाब देने के पहले मैं उस पॉइंट पर आना चाहूँगा जो आपने कहा इसरो की काम करने की प्रणाली, ये किस तरह से वो करते हैं। इसका मुझको पर्सनल एक्सपीरियंस है। अभी कुछ 1-1.5 साल 2 साल पहले मेरा इंटरेक्शन इसरो से हो रहा था थ्रस्टर्स को लेके। ये थ्रस्टर वो चीज़ है जिससे कि जो रॉकेट को प्रोपेल करता है, तो इसके बारे में हम लोग इसरो से, क्योंकि हम लोगों का एक नया आइडिया था थ्रस्टर के बारे में, तो इस चीज़ को लेकर हम लोग इसरो से बातचीत कर रहे थे कि क्या आप ये थ्रस्टर बना सकते हैं। तो उस दौरान मुझको इसरो की काम करने की प्रणाली जो मैंने देखी, उसमें एक दो चीज़ें मुझको बड़ी जो थी, जो नई मुझको उसमें लगी, वो ये थी कि कोई भी, जैसे मान लीजिए कोई भी एक टेक्नोलॉजी है, अब मैं एग्जांपल के लिए लूँगा हॉल थ्रस्टर, एक तरह का थ्रस्टर होता है, एक तरह की मशीन, एक तरह का इंजन है जो कि रॉकेट को आगे प्रोपेल करता है। तो ये टेक्नोलॉजी अभी यहाँ नहीं थी, इसको हमको डेवलप करना था। तो इसरो की जो काम करने का जो तरीका है वो ये है कि वो दो अलग अलग ग्रुप को एक ही चीज़ दे देते हैं कि भाई आप इस चीज़ को डेवलप कीजिए। तो वो एक इसको दे देंगे, करीब 40-50 लोग यहाँ पर हैं, वो भी इसको डेवलप करेंगे, और जो दूसरा ग्रुप है वो भी इसको डेवलप करेगा। आपको लगेगा कि ये डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट हो रहा है, लेकिन ये डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट नहीं है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी नई है, कॉम्प्लेक्स है। तो अगर एक ग्रुप को आप दें तो हो सकता है वो ना हो पाए, वो या वो बीच में रह जाए। तो जब दो ग्रुप इसमें काम करते हैं तो उसमें एक हेल्थी कंपटीशन, और ऑफ कोर्स दे सी टू इट कि देयर इज अ हेल्थी कंपटीशन and not competition not which cuts each other. So they maintain that the same job is given to two people, and then they develop two groups, and then they develop this technology. And I found that sometimes that can be really very productive, because ultimately one group succeeds, the other group comes halfway or something, but then that can also be taken up and then taken to its completion, and in that way the job gets done. तो ये जो healthy competition within the group जो काम करने का तरीका है, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। जी हाँ। और आपको ये भी लगता है कि क्या जिस तरह से इसरो काम कर रहा है, और फिलहाल उन्होंने कामयाब बनकर भी दिखाया है, हम जानते हैं कि एक आदमी का काम नहीं है, हम ये जानते हैं कि एक दिन का भी काम नहीं है, बहुत सालों लग जाते हैं एक मिशन को ज़मीन पर लाने में और ज़मीन से फिर आसमान तक ले जाने में, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये एक अच्छा ट्रेंड है जिससे दूसरी संस्थाएं भी विज्ञान के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सबक ले सकेंगी, और शायद हमें सरकारी भी बेहतर मदद मिल सके, ज़्यादा ऑटोनॉमी मिल सके? बिल्कुल, आपने जो कहा बिल्कुल सही है, लेकिन जैसे हमारे और मित्र जो बैठे हुए हैं जिन्होंने कहा है कि शुरू से ही पंडित जवाहरलाल नेहरू के टाइम से ही, जब होमी भाभा एक तरफ थे जो कि एटॉमिक एनर्जी, और दूसरी तरफ विक्रम साराभाई, मेरी भी पीएचडी पीआरएल से है, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी से है, जो कि विक्रम साराभाई ने शुरू की, और स्पेस पूरा प्रोग्राम भी वहीं से शुरू हुआ। तो इन दो लोगों को ऑटोनॉमी शुरू से ही दी गई थी, और जैसा कि आपने बताया अभी कि और जो संस्थाएं हैं वहाँ पर किसी वजह से ऑटोनॉमी दी ही नहीं गई। अब पता नहीं क्यों, शायद उन पर इतना ज़्यादा विश्वास नहीं था, या उन पर ज़्यादा इतना भरोसा नहीं था, जो भी वजह रही हो, उसकी वजह से वो शुरुआती वहाँ पे नहीं हो पाई। और वो कल्चर जो कि सब जगह होना चाहिए था, जो इसरो जैसा कल्चर और डिपार्टमेंट्स में आना चाहिए था, वो नहीं आ पाया किसी वजह से। पर आपकी बात ठीक है, अगर ये इस तरह का कल्चर और डिपार्टमेंट्स में और जो संस्थाएं हैं वो उसको अडॉप्ट करें, तो हो सकता है कि उनकी काम करने की प्रणाली जो है और अच्छी जी, चूंकि आपने पंडित नेहरू का जिक्र किया, और मैं भी पढ़ी थी कि वो ये समझते थे कि साइंस और टेक्नोलॉजी दरअसल एक ऐसे देश के लिए, जब नया भारत था, न्यू इंडिया था उस वक्त आज़ादी के बाद, कि जो बेहद गरीब देश था, ऐसा देश भी था खासकर जहाँ बहुत सामाजिक गैर बराबरी थी, और उनका ये मानना था कि शायद साइंस और टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज़ है जिसको एक टूल के तौर पर, एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है गैर बराबरी को दूर करने के लिए, प्रॉस्पेरिटी लाने के लिए। किस तरह से आप ये समझते हैं कि जब वो गैर बराबरी की बात कर रहे हैं या जो आर्थिक विकास की बात कर रहे हैं, उसको साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैसे दूर कर सकती है? हम समझते हैं शायद ये तो समाजशास्त्र का विषय है, विज्ञान का नहीं है। दो तरह से मैं इसको देखता हूँ। एक तो अगर हम, क्योंकि आज हम
इसरो की बात कर रहे हैं या स्पेस में हमारे काम की बात कर रहे हैं, आप देखेंगे कि भारत में जितने स्पेस के प्रोग्राम हैं, जो अमिताभ भी कह रहे थे कि अभी हमने शुरू किया है थोड़ा वैज्ञानिक शोध और इंक्वायरी को लेके, अभी तक हम तकनीक को लेके काम कर रहे थे। ज़्यादातर हमारे स्पेस प्रोग्राम्स जिसे कहते हैं एप्लीकेशन ओरिएंटेड हैं, यानी कि हम ये देखते हैं कि इससे हमारा लाभ क्या होगा समाज के लिए। और समाज के लिए लाभ हमने बहुत ही पहले से टेलीविज़न को पूरे भारत में पहुंचाने का काम सैटेलाइट के ज़रिए किया, और उसमें केवल मनोरंजन ही नहीं पर शिक्षा, कृषि के लिए जो इंफॉर्मेशन चाहिए उसको फैलाने की कोशिश की। कृषि क्षेत्र में आज भी सैटेलाइट हमारे बहुत कामयाब हैं। वेदर और क्लाइमेट को लेके फोरकास्टिंग है, मछुआरों को दिशा दिखाना और कहाँ उसके पीछे जा सकते हैं उसके बारे में, रिमोट सेंसिंग जिससे हम पदार्थ ढूंढते हैं, ये सब हमने स्पेस के वजह से किया है, जिससे कि पूरे देश को एक फ़ायदा होता है। और जाहिर है कि अगर हमारे विकास के कार्यक्रम और टारगेटेड हो तो गरीब लोगों के लिए और गैर बराबरी को दूर करने के लिए इसके उपाय निकल सकते हैं। दूसरी तरफ से हालांकि ये छोटा कंट्रीब्यूशन है, सरकार की तरफ से कई शोध कार्यक्रम ऐसे हैं, मैं भी इनमें 30 साल से काम करता हूं, कि विज्ञान और तकनीक का कहाँ गरीब लोगों के लिए, रूरल एरियाज़ के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाए, ताकि उनके ख़ास जो समस्याएं हैं उनको कैसे हम एड्रेस करें और उनके समस्याओं का हल क्या निकालें। तो मेरे ख्याल से ये एक परंपरा हमारी अच्छी रही है भारत में, जिसको कि हमें और प्रोत्साहन देना चाहिए और इस काम को आगे हमें बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल अमिताभ पांडे, लेकिन ये भी कहा जाता है कि भारत, जो कि हम चाहे कह लें कि हम सुपर पावर बन रहे हैं जो भी कुछ, लेकिन हम जानते हैं कि देश का 2/3 हिस्सा अभी भी गरीबी की रेखा के नीचे ज़िंदगी गुजारता है, कि हमारे पास वो लग्जरी नहीं है, वो ऐश नहीं है कि हम बहुत सारा पैसा, रिसोर्सेज जो हैं वो सिर्फ रिसर्च में लगा सकें। क्योंकि जहाँ एप्लीकेशन की बात करें रघुनंदन जी, वो तो शायद इसका एक बाय प्रोडक्ट है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है इस दिशा में रिसर्च जो हम आज कर रहे हैं, और शायद 25 साल बाद या 30 साल बाद उससे आगे की जनरेशन उसका लाभ उठाएं। क्या वाकई हमें इस मामले में बहुत फोकस होकर सोचना होगा कि हमें गरीब देश हो सकते हैं, हमारे रिसोर्सेज सीमित हो सकते हैं, उसके बावजूद भी भारत की जिम्मेदारी होती है, ये एक इतनी आबादी वाला देश जिसमें कि इतना पोटेंशियल है, इतना टैलेंट है, उसका इस्तेमाल हम करें कुछ रिसोर्सेज, कुछ पैसा लगाकर, और रिसर्च के क्षेत्र में भी आगे बढ़ें, खासकर पंडित नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री, उनकी बात को आगे ले जाते हुए। बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं कि पंडित नेहरू को बच्चों से बड़ा प्यार था। मैं जब बच्चों से बात करता हूँ तो सारे बच्चे अभी तक नासा की बात करते थे कि नासा में आप काम करते हैं, कि नासा ये कर रहा है, नासा वो कर रहा है। आज मेरे ख्याल से अब लोग इसरो की बात करें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसरो की बात कर रहे हैं, बात करनी शुरू कर दी है। ज़रूरत अब इस बात की है कि हम जब आप रिसोर्सेज की बात करें, बहुत बड़े रिसोर्सेज को हम भूल जाते हैं। हमारे पास इतना बड़ा ह्यूमन रिसोर्स है, हमारे लोग इतने इमेजिनेटिव हैं, क्रिएटिव हैं। उस क्रिएटिविटी और उस इमेजिनेशन को, उस पोटेंशियल को हमको टैप करने की जरूरत है। उसके लिए बहुत जरूरी इसरो को ओपन अप करना पड़ेगा। बहुत बड़ा, जिनको हमारे उसकी जो अच्छी बातों की, इसरो की अच्छी बातें हैं, उसमें एक बहुत बड़ी कमी कि इसरो का आउटरीच बहुत पुअर है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि इंटरैक्टिव होना होगा। आउटरीच बहुत पुअर। आउटरीच का मतलब सिर्फ लोगों को ज्ञान देने के लिए नहीं, लोगों से ज्ञान लेने के लिए, ये बहुत जरूरी है। नासा हर साल एक बच्चों की एक मून रोवर रेस कराता है। बच्चों से कहा जाता है कि मून पर चलने वाला एक रोवर डिजाइन करिए जो साइकिल की तरह चलेगा। मैं पूरी दिल्ली साइकिल से घूमता हूँ तो मुझे इसमें बड़ा इंटरेस्ट है। तो 2 एस्ट्रोनॉट साइकिल जैसा एक व्हीकल डिजाइन करते हैं, बच्चे डिजाइन करते हैं और उसको बैठ के चलाते हैं, और एक मून जैसा टेरेन बनाया जाता है, उसमें उसकी रेस होती है बाकायदा। ये बच्चों के जो एक ड्रीम को एक स्टेप आगे ले जाके उसको एक मतलब एक नया उनके सामने एक विजन ओपन करना चाहिए और एक नया उनको एक अपॉर्चुनिटी मिले। आप नासा एक हर साल कंपटीशन करता है कि जो पुरानी केमिकल रॉकेट टेक्नोलॉजी से आगे निकल के एक नया मेथड, जिसको कि आर्थर सी क्लार्क ने उस पर नॉवेल लिखा है फाउंटेन ऑफ पैराडाइज, जो एक रशियन स्पेस इंजीनियर, उसका नाम मैं बोल रहा हूँ, उसका इमेजिनेशन था कि स्पेस में है कि हम स्पेस ब्रिज, एक स्पेस रोपवे बना सकते हैं कि जिसमें हम जैसे एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर रस्सी पर केबल कार चलती, क्या स्पेस में हम इस तरह से लॉन्च कर सकते हैं क्या? उसके लिए हर साल कंपटीशन होता है, बच्चों को वो क्लाइंबर डिजाइन करना होता है, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को डिजाइन करते हैं, मतलब बच्चे उसको डिजाइन करते हैं। इसरो को एक अपना पूरा एक आउटरीच पर डेवलप करने की बहुत सख्त जरूरत है। जो बच्चों में एजुकेशन, स्पेस साइंस को स्कूल के लेवल पर उसको इंट्रोड्यूस करने की जरूरत है। क्षेत्र में अलग से स्कॉलरशिप्स हम देना शुरू करें। खाली स्कॉलरशिप नहीं, स्कॉलरशिप निश्चित रूप से प्रोत्साहित करती है, उसको एक पूरा एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने की जरूरत है कि जो बच्चों का जो सपना है उस सपने को हकीकत में बदला जा सके।
हमारे पास अभी बीच में अभी कल परसों में कॉलर से बात हो रही, कॉलर कह रहा था कि वो ब्लाइंड स्पॉट में क्यों चला था, क्या हम वहाँ पर एक पीछे सैटेलाइट नहीं स्थापित कर सकते हैं कि वो वहाँ के थ्रू डायरेक्ट कम्युनिकेट भी कर सके। तो लोगों के पास आइडियाज़ की कमी नहीं है, उन आइडियाज़ को हकीकत में बदलने के लिए हमको एक मतलब एक पूरा एक उसको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा और उसको मतलब उसके लिए सारी कंडीशंस प्रोवाइड करनी। जी हाँ, तो इसरो से जो उम्मीदें हैं वो बढ़ गई हैं कि उनके काम करने का तरीका जिसकी तारीफ हो रही है, लेकिन शायद उनको ज़्यादा अपने आप को खोलना होगा और ज़्यादा इंक्लूसिव होना होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा छात्र और जो लोग साइंस में रुचि रखते हैं वो आगे बढ़ सकें। वीपी सांडलस जी, आज हम वो दिन देख रहे हैं जबकि पूरा मिशन अकम्प्लिश हुआ है, लेकिन हमें ये भी देखना होगा कि इसके पीछे जो टाइम लाइन रही है पूरी, 15 अगस्त 2012 का दिन जब तब के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, उन्होंने 15 अगस्त 2012 को जो है ये कहा कि आज के दिन वो फॉर्मली अनाउंस करते हैं कि जो MOM है उसका अनाउंसमेंट 2012 में हुआ। इससे पहले की भी टाइम लाइन जाएँ जब इस पर तैयारियाँ चल रही थी, फिर 5 नवंबर 2013 का दिन रहा जब PSLV जो है वो उसकी 25th फ्लाइट रही, सक्सेसफुली लॉन्च हुआ वो MOM के स्पेसक्राफ्ट में। तो हमें क्या इसमें जब हम पॉलिटिकल विल पावर की हम बात करते हैं, हम जानते हैं कि आपका राजनीति से लेना देना नहीं है, लेकिन शायद हम सबकी ज़िंदगी में थोड़ी बहुत राजनीति हमेशा मौजूद रहती है। पॉलिटिकल जो विल पावर है वो कितनी महत्वपूर्ण है, और ख़ासकर जब हम पंडित नेहरू का जिक्र कर रहे हैं, हम विक्रम साराभाई को या होमी भाभा को, जिस तरह की जो ऑटोनॉमी उन्होंने दी और बड़े बड़े सेंटर्स तैयार किए जिन पर आज भी हम अपने ज़मीन पर पैर रखकर हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। पॉलिटिकल विल पावर की आप बात बताएं। पॉलिटिकल विल पावर जो है, मैं दो भाग में इस क्वेश्चन को आंसर करूंगा। पहला तो ये जो आपने दो कंडीशन लगाई हैं, मून मिशन और मार्स मिशन, ये दो मिशन ही ऐसी हैं इसरो में जो इनिशियली पॉलिटिकल डायरेक्शन के। ये इसरो का ओरिजिनल प्रपोजल नहीं है, ये जो नेशनल थिंकिंग है, साइंटिफिक लोगों की थिंकिंग है, नेशनल वाइड थिंकिंग की वजह से कुछ इसरो में तो बाबी डिबेट था इसके होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर मैं सही समझ रही हूं तो आप ये कह रहे हैं कि ये आइडिया इसरो से ओरिजिनेट ना होकर ये ज्यादातर पॉलिटिकल डायरेक्शन से आया है, ऐसा करना चाहिए। तो वंस यू हैव पॉलिटिकल डायरेक्शन, यू सी यू गेट लॉट ऑफ बेनिफिट्स, द होल कंट्री वर्क्स फॉर यू। उससे पहले के जो मिशंस थे, यू नो व्हाट इज इंटरेस्टिंग, आप इसरो कल्चर की बात कर रही थे, इसरो में कोई ये नहीं कहता कि मुझे ये काम दिया गया है। पहले तो मैंने कहा सब यंग लोग थे वहां शुरू में, किसी ने ये कभी नहीं कहा कि मुझे ये काम दिया है, मुझे अच्छा लगा है, नहीं लगा। ये क्वेश्चन वहां होता ही नहीं है। क्यों? कि वहां प्रोजेक्ट जो ओरिजिनेट होते हैं नीचे से होते हैं। जो यंगेस्ट साइंटिस्ट है वो कहते मैं ये करना चाहता हूं, तो उसका बॉस या डॉक्टर साराभाई या जो भी थे उनके ऊपर वो ये कभी नहीं कहते थे क्यों करना चाहते हो, वो कहते अच्छा कितने दिन में करोगे, वो कहते 1 साल में, 6 महीने कर सकते हो, क्या चाहिए तुम्हें हमसे। See, that whole approach of decision making is different there. तो इसरो जो self sustaining system है, जिस the wishes and the willingness of young scientists to do something significant and based on their own likes and dislikes, not because somebody else is telling. But ये दो मिशन जो हैं, in a way it is fortunate that these two missions had political directions and those people who are not willing to put effort into that, वो भी उसमें involved हो गए। तो we got definitely some benefit in terms of time schedule। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि संस्थाओं की अगर हिसाब से हम देखें, जो कई संस्थाएं जो हैं पंडित नेहरू के टाइम पे हमने डेवलप होती देखी, बिल्ड होती देखी, अब इस समय आ गया है कि हम शायद एक जो रिसोर्स का एलोकेशन है, जो फंड का एलोकेशन है, वो और संस्थाएं खड़े करने के लिए करें या फिर जो ऑलरेडी संस्थाएं मौजूद हैं उनको मजबूत करने के लिए करें? आपको क्या जरूरत सही मालूम होती है? ये तो बड़ा डिबेटेबल पॉइंट है, दोनों में पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स हैं। एक सोच तो ये है कि आप जब एक ऑर्गेनाइजेशन में 50-60 साल पुराना हो जाए तो उसमें प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। तो कोई नई चीज के लिए नया ऑर्गेनाइजेशन, ये उसी में से कुछ पोर्शन निकल के नया बड़ा बने। जैसे प्लानिंग कमीशन को खत्म किया गया है और कोई थिंक टैंक बनाने की बात हो रही है, स्पेस बना, उसी में से निकल के बना। तो नया ऑर्गेनाइजेशन बने, उस नया ऑर्गेनाइजेशन में यंग पीपल रखे जाएं, वो फिर अगले 40-50 साल के लिए सोचते हैं। अगर आप किसी एजेड पर्सन को लगाएंगे, वो उसकी प्रायोरिटीज डिफरेंट है। ही इज वरीइंग अबाउट हिज फैमिली, हिज चिल्ड्रन, उनके बच्चों के बाद, तो ही हैज टू रिटायर नेक्स्ट 10 years, सो हिज प्रायोरिटी आर डिफरेंट। बट यंग पर्सन, हिज प्रायोरिटीज आर डिफरेंट। प्रोफेसर खरे, आपका तजुर्बा क्या बताता है कि इसरो जैसी और संस्थाएं बनाई जाएं या जो हमने बिल्ड किया है पिछले 50-60 सालों में आज़ादी के बाद से, जो उस दौर के नेशन बिल्डर्स जो हमारे थे वो हमारे लिए छोड़ गए हैं, उनको ज़्यादा मजबूत किया जाए? यहाँ जो सांडलस जी हैं वो ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं घुन लगने लगता है अगर चीज़ पुरानी हो जाती है। नहीं, ये बात सही है कि इसरो और DAE जैसा आपने बोला,
इन जैसी संस्थाएं इन जैसी संस्थाओं को ऑटोनॉमी दी हुई है। और भी जो यूनिवर्सिटी सिस्टम है, इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं दोनों जगह काम कर चुका हूँ। मैं पहले मेरी PhD PRL से हुई, उसके बाद में मैं IPR इंस्टीट्यूट फॉर प्लाज्मा रिसर्च में साइंटिस्ट था। तो ये वो सब इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पर पूरे ऑटोनोमस हैं, वहाँ पर पूरी आज़ादी है, आपको जो करना हो कीजिए। डायरेक्टर साहब जो हैं आपसे पूछेंगे क्या करना है, और आप उनको अगर वो ठीक लगता है और आप उनको कन्विंस कर सकते हैं तो वो आपको करने देंगे, और फंड्स की कोई कमी नहीं है। तो एक वो उस तरह का वातावरण है जहाँ पे मैंने काम किया। और आजकल मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में हूँ, जो कि एक टिपिकल यूनिवर्सिटी सिस्टम है, जहाँ पर आप देखेंगे तो हर चीज़ की वहाँ पर जो है आपको लगेगा कि भाई ये नहीं है, पूरी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, फैसिलिटीज़ हैं, वो बड़ी लिमिटेड हैं वहाँ पर। तो मैं देखता हूँ कि दोनों जगह पे काम करने के बाद मेरा तो सोचना ये है कि अगर और संस्थाएं ऐसी हों जिन पे हम भरोसा करके उनको ऑटोनॉमी दे सकें, यूनिवर्सिटी सिस्टम को, उसको क्यों नहीं ऑटोनॉमी दी जाती है, मुझको ये आज तक समझ में नहीं आया। हो सकता है कि अगर हम यूनिवर्सिटी सिस्टम को ऑटोनॉमी दें, उनको आगे बढ़ाएं, उन पे आगे भरोसा करें, तो हो सकता है हमारी यूनिवर्सिटीज़ भी बहुत अच्छी बने। और यूनिवर्सिटी जो है वो वहाँ पर आप ह्यूमन मैन पावर ट्रेन करते हैं, तो वहाँ से और भी अच्छा आपको लाभ मिलेगा। तो आज़ादी का ऐसा लगता है कि नारा यहाँ पर बुलंद हो रहा है कि तमाम संस्थाएं जो है वो उनको जितनी आज़ादी होगी उतना उनका प्रोडक्ट बेहतर होगा, और शायद ये बहुत अच्छा मौका है। लेकिन अमिताभ जी, ये बहुत महत्वपूर्ण है इस वक्त ये जानना, क्लाइमेट चेंज खासकर जितनी बड़ी एक चुनौती बन के उभर रहा है। हालांकि उस वक्त जबकि पंडित नेहरू और उनके दौर के तमाम नेताओं ने ये सब सोचा, तब शायद ये इतना बड़ा चैलेंज नहीं था। लेकिन पिछले करीब 10 साल प्लस में अगर हम देखें तो ये एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा भी है पूरी दुनिया में। हम इस तरह के जो स्पेस मिशंस हैं और जो साइंटिफिक रिसर्च हैं, उनको हम क्लाइमेट जो चेंज है उसके जो चुनौतियां हमें मिल रही हैं, हम कैसे उसको इस्तेमाल कर सकते हैं? पहले शुरुआत करूंगा प्रोफेसर खरे ने जहाँ पे बात खत्म की है, इनको मतलब कॉम्प्लीमेंट करते हैं। मुझे लगा था ये आज़ादी का मूवमेंट ये शो ना बन जाए, इसलिए मैंने बता दिया कि ये वाकई बहुत जरूरी बात है कि यूनिवर्सिटी खाली नॉलेज बांटने के दुकानें ना बन जाए, जैसा कि हो रहा है। जितने यूनिवर्सिटी का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, वो नॉलेज मतलब डिग्री बेचने की दुकानें बन गई हैं। यूनिवर्सिटी नॉलेज जनरेशन के सेंटर होने चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि जो इस तरह के इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग, बहुत अच्छा काम पंडित नेहरू ने किया, लेकिन उसके कारण कई सारी प्रॉब्लम, जैसे बात हुई सिर्फ 2 इंस्टीट्यूट ऐसे हैं यहाँ पे ऑटोनॉमी, बाकी सारी जगह बहुत ही टिपिकल ब्यूरोक्रेटिक सेटअप है, कोई क्रिएटिविटी, कोई इमेजिनेशन हार्डली वहाँ वर्क करता है। यूनिवर्सिटी में जहाँ पे यंग स्टूडेंट आते हैं, स्कूल से निकल के इनके अभी सपने जवान हैं, उन लोगों को अगर वहाँ पर प्लेटफॉर्म मिले कि जहाँ पे कि वो साइंटिफिक रिसर्च कर सकें। दुनिया भर की मोस्टली जो कटिंग एज साइंटिफिक रिसर्च होती है यूनिवर्सिटीज़ में होती है, तो वो हमने जो पूरा एक पोटेंशियल, ज़बरदस्त पोटेंशियल को हमने छोड़ रखा है, उसको हमको फिर से टैप करने का, उसको डेवलप करने का बहुत बड़ी ज़रूरत है। और जो ऑटोनॉमी की बात चल रही है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि हमारा एजुकेशनल सिस्टम, यूनिवर्सिटी ऑटोनॉमस हो। चलिए, क्लाइमेट चेंज की बात किसी और दिन करेंगे, इसी पर हम आखिरी बात कर लेते हैं। रघुनंदन जी, आपका क्या ख्याल है इस बारे में, जब हम बात कर रहे हैं ऑटोनॉमी की, क्या वाकई यही सबसे बड़ा मुद्दा है? अब यूनिवर्सिटीज़ तक बात पहुँच गई है, सिर्फ इन संस्थाओं की बात नहीं है कि जहाँ पढ़ाई लिखाई हो रही है उसको लेकर वहाँ भी क्रिएटिव थिंकिंग हो, ये ना हो कि 9 से 5 की नौकरी की और चले गए। बिल्कुल, क्रिएटिव थिंकिंग, ऑटोनॉमी की बहुत ज़रूरत है। साइमल्टेनियसली हमें ये भी देखना है कि विज्ञान के क्षेत्र में परसेंटेज ऑफ जीडीपी जो हमारे R&D में खर्च होता है, भारत में बहुत ही कम है, 1% के आसपास खर्च होता है, जबकि बाकी जो प्रगतिशील देश हैं, विकासशील देशों की तुलना में से भी कम हम करते हैं। दक्षिण कोरिया में 6% के आसपास में छू रहा है, हम 1% में करेंगे। अगर स्पेस में एटॉमिक एनर्जी में तरक्की की है, आपने भी कहा खरे साहब ने कि फंड की कमी नहीं है वहाँ पे, तो आप फंडिंग प्रॉपरली करें, जहाँ पे रिसर्च हो रहा, शोध हो रहा हो, उसको फिर एनकरेज दें, मिशन मोड में काम करें। तो चाहे वो शोध की संस्थाएं हों या यूनिवर्सिटीज हों, हमने एक आर्टिफिशियल बैरियर खड़ा किया हुआ है देश में। रिसर्च इंस्टीट्यूशंस अलग हैं, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस अलग हैं। इसरो की इस कामयाबी ने ये हिम्मत हमें दी है कि हम ये बात कह सकें। 2 things we should keep in mind: sufficient fund and mission mode along with autonomy। बिल्कुल, जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रघुनंदन जी, अमिताभ पांडे, VP सांडलस और साथ ही प्रोफेसर खरे। तो जाहिर है जो हमें इस कामयाबी के साथ जो लेसन्स, जो सबक हासिल हुए, वो यही कि अपनी संस्थाओं को भी हम वो आज़ादी, वो ऑटोनॉमी दे सकें, और शायद फ़ंड जहाँ जितनी ज़रूरत है उतना तो कम से कम हासिल हो। और जिस तरह से रघुनंदन जी ने कहा कि अंडर स्पेंडिंग यानी कि ज़रूरत से भी कम खर्च कर रहा है भारत, और इसरो शायद एक मॉडल के तौर पर भारत की दूसरी जो सरकारी संस्थाएँ हैं साइंस के प्रमोशन में या दूसरी तरफ भी हम देखें, उनके लिए एक मॉडल के तौर पर ज़रूर स्थापित हो रहा है। इसी के साथ अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।